हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं एक सीरीज का पहला एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये सीरीज का नाम है द लास्ट ऑफ अस और ये सीरीज इसी साल 2023 में रिलीज हुई है और ये सीरीज इस साल का सबसे बेस्ट सीरीज माना जा रहा है क्योंकि IMDb ने इसे 9.1 रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है 1968 से, जहां हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जिसमें कि एक का नाम है मिस्टर प्यूमन, जो कि एक फंगल पैरासाइट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका मानना है कि भविष्य में इंसानों को फंगल पैरासाइट से बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, पर वहां बैठे सभी लोग उनका मजाक बना रहे थे और वो ये भी कहते हैं कि आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, पर फंगस एक ऐसा चीज है जो हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट में अपना घर बसा सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा पॉसिबल है कि फंगस इंसानों के अंदर अपना घर बसा सकते हैं और हमारा दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम इस सीरीज का मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जोल है और उसकी बेटी सैरा और उसका छोटा भाई टॉमी साथ रहते हैं। आज जोल का बर्थडे है और ज्यादा काम होने के कारण वो आज भी घर लेट से आएगा। ये सुनकर उसकी बेटी सैरा नाराज हो जाती है, पर जोल कहता है कि रात को आते समय वो केक लेकर आएगा। जिसके बाद जोल और टॉमी दोनों काम के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सैरा जोल की पुरानी टूटी हुई घड़ी और कुछ पैसे लेकर दुकान में जाती है। दुकान का मालिक उसे कम पैसों में ही उसकी घड़ी ठीक करके दे देता है, पर तभी उस दुकानदार की बीवी वहाँ पे आ जाती है और सैरा को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अपना दुकान भी बंद कर देती है। इसके बाद सैरा अपने पड़ोसी मिसेस एडलर के घर जाती है। वहाँ वो अपने पिता के लिए एक मूवी की CD खरीदती है, मगर फिर वो जाते जाते देखती है कि मिस एडलर का पालतू कुत्ता जिसका नाम मर्सी है वो मिस एडलर की माँ को घूरने लग जाता है और ये देखकर सैरा वापस अपने घर चली आती है। रात हो जाने के बाद जोल अपने काम से वापस घर आ जाता है, पर वो केक लाना भूल जाता है। ये देखकर सैरा थोड़ा नाराज हो जाती है, मगर फिर भी वो अपने पिता को वो घड़ी गिफ्ट करती है जो उसने उस दुकान से ठीक करवा के लेकर आई थी और दोनों साथ में मूवी भी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते सैरा सो जाती है पर जोल जागता रहता है। पर तभी उसे अपने भाई टॉमी का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और अगर तुमने आज मेरी बेल नहीं करवाई तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे ही रिहा हो पाऊंगा। ये सुनकर जोल टेंशन में आ जाता है और अपनी बेटी को सुलाकर टॉमी को छुड़वाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सैरा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। वो बाहर जाकर देखती है कि वहाँ मिस एडलर का कुत्ता मर्सी आ गया है, पर जैसे ही सैरा उसे घर छोड़ने के लिए जाती है मर्सी वहीं से ही वापस अपना घर भाग जाता है। इसके बाद सैरा अपने पड़ोसी मिस एडलर के घर जाती है और वहां जाकर देखती है कि मिस एडलर मर चुकी है और सामने मिस एडलर की मां को देखती है जिस पर फंगस का असर हो गया था, मतलब कि उसकी दिमाग को फंगस ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और वो सैरा को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ती है। सैरा जैसे ही बाहर आती है तभी वहां जोल अपने भाई टॉमी को लेकर आ जाता है और अपनी गाड़ी से एडलर की मां को मार डालता है। फिर वो सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें हाईवे पर ट्रैफिक जाम मिलता है, जिसके कारण वो लोग शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं और शहर के अंदर से जाने का सोच रहे थे, पर वहाँ भी लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गया था। पर तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी की तरफ एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए दौड़ता है और तभी वहाँ एक हवाई जहाज आकर क्रैश हो जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके कारण उनकी गाड़ी पलट जाती है। होश आने के बाद वो लोग अपनी कार से बाहर निकलते हैं और जोल देखता है कि उसकी बेटी बुरी तरह से घायल हो चुकी है। इसके बाद अचानक उनकी कार में से एक और कार आकर टकरा जाती है जिसके कारण जोल और उसका भाई टॉमी अलग हो जाते हैं। टॉमी उन दोनों को भागने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुमसे नदी के पास मिलूंगा। फिर जोल और सैरा दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उन दोनों को देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वो ज़ॉम्बी उन दोनों को मारने ही वाला था, पर तभी वहां पर एक सोल्जर आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। वो सोल्जर अपने सीनियर से बात करता है कि मुझे 2 लोग मिले हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, पर उसका सीनियर उन दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। फिर वो सोल्जर उन दोनों पर फायरिंग करता है। फिर जैसे ही वो सोल्जर उन दोनों को मारने ही वाला था तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और उस सोल्जर को मार डालता है। जोल उस गोली से तो बच जाता है, पर वो गोली सैरा को जाकर लगती है और थोड़ी देर के बाद सैरा अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। ये देखकर जोल बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है
और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड थी और वो चलते चलते क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंच जाती है। वहां सभी उसकी जांच करने लगते हैं और जांच करने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो इन्फेक्टेड है और उसे भी एक इंजेक्शन की मदद से उस बच्ची को मार डालते हैं। खैर, इसके बाद हम जोल को देखते हैं जो उसी क्वारंटाइन सेंटर में काम करता है और वहाँ इन्फेक्टेड लोगों की लाश को जलाता है, मगर वो लड़की उस बच्ची की लाश को जलाने से हिचकिचा रही थी। जिसके बाद जोल उस बच्चे की बॉडी को उठाकर जला डालता है और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसके सारे इमोशंस डेड हो चुके हैं और उसके बेटी के मरने के बाद उसके अंदर कोई भी इमोशंस बचा नहीं है। खैर, इस जगह को फेडरा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और यहाँ हर एक लोग को यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को मानना पड़ेगा और ना मानने पर उन्हें फांसी दी जाएगी। इसके बाद जोल अपनी फ्रेंड ली के पास जाता है जो कि एक सोल्जर है, पर जोल के साथ वो भी कुछ इलीगल काम करता है। जोल उसे हाइड्रोक्सी पिल बेचता है। जोल ली से एक ट्रक की भी डिमांड करता है जिसके लिए ली $600 का डिमांड करता है, पर जोल $400 में ही ये डील फाइनल कर लेता है। ली जोल को फायरफ्लाइज ग्रुप से बच के रहने के लिए कहता है क्योंकि फायरफ्लाइज फेडरा ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन है। खैर, वो ट्रक जो जोल लेने वाला था वो एक बैटरी से चलता है और वो बैटरी रॉबर्ट के पास मिलेगा, मगर रॉबर्ट उस बैटरी को किसी और को बेच दिया है। यहाँ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो टेस को किडनैप करके रखता है। टेस रॉबर्ट से कहती है कि मैं जोल से कह दूंगी कि ये बैटरी कोई और बंदूक ने चुराई है, जिसके बाद वो तुमको परेशान नहीं करेगा। पर तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण रॉबर्ट घायल हो जाता है और टेस वहाँ से भागती है। बाहर जाकर वो देखती है कि फेडरा और फायरफ्लाइज के बीच गोलियों की बौछार हो रही है। टेस वहाँ फेडरा के आदमियों से कहती है कि वो फायरफ्लाइज से नहीं है। नेक्स्ट सीन में इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे फायरफ्लाइज ग्रुप ने जेल में बंद रखा था। वो अपना नाम वेरोनिका बताती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो फेडरा ग्रुप के आदमी आकर तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम जोल को देखते हैं जो एक आदमी से मिलता है और अपने भाई टॉमी का पता पूछता है क्योंकि टॉमी जोल को डेली अपडेट देता था कि वो कहाँ पर है, पर लास्ट 3 हफ्तों से वो कोई भी अपडेट नहीं दे रहा था और इसी के चलते जोल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी जोल को टॉमी का पता दे देता है जिसके बाद वो अपने घर जाकर उसे ढूंढने का प्लान बनाता है। तभी रात में टेस भी घर वापस आ जाती है और जोल के बगल में सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही जोल टेस को देखता है और पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। टेस जोल को बता देती है कि मेरी ये हालत रॉबर्ट ने की है और ये भी कहती है कि रॉबर्ट के पास वो ट्रक की बैटरी नहीं है क्योंकि उसने वो बैटरी किसी और को बेच दी है। टेस कहती है कि रॉबर्ट ने जिस किसी को वो बैटरी बेची है उसे हमने ढूंढना होगा, तभी जाकर हम ट्रक को स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम फायरफ्लाइज ग्रुप के मेंबर को देखते हैं जहां किम को मार्लिन से शिकायत थी कि उसके चलते ही हमारे कुछ साथी मारे गए और वो ये भी पूछती है कि तुमने वेरोनिका को क्यों पकड़ के रखा है। मार्लिन किम को समझाती है कि कैसे वेरोनिका की मदद से हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं और इसके लिए उसे बॉस्टन छोड़कर वेस्ट की तरफ जाना होगा। इसके बाद हम टेस को देखते हैं जिसे बैटरी के बारे में पता चल जाता है कि वो बैटरी किसे बेची गई है। नेक्स्ट सीन में हम मार्लिन को देखते हैं जो वेरोनिका से मिलने आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेरोनिका का असली नाम एली है और मार्लिन ये सब इसलिए जानती है क्योंकि उसने ही वेरोनिका को फेडरा के मिलिट्री स्कूल में भेजा था ताकि वो वहाँ सुरक्षित रह सके। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वेरोनिका इन्फेक्टेड है और उस पर फंगस का ज्यादा असर नहीं हुआ है क्योंकि वो स्पेशल है। इधर हम जोल और टेस को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें वो बैटरी मिलने वाली थी। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि रॉबर्ट मर चुका है और बैटरी भी पूरी तरह से गल चुकी है, पर तभी उन्हें वहां पर एक आवाज सुनाई देने लगती है और वहां उन्हें मार्लिन और किम मिलते हैं। पर तभी जोल के ऊपर एली हमला कर देती है, पर जोल एली को नीचे गिरा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्लिन जोल को पहले से ही जानती है और वो जोल को एक ऑफर देती है कि अगर वो एली को ओल्ड स्टेज हाउस पहुंचा देंगे तो वहाँ हमारे लोग तुम्हारे जरूरत के सारे सामान दे देंगे जैसे कि ट्रक, बैटरी और अदर वेपन्स। थोड़ी देर सोचने के बाद वो लोग मान जाते हैं और एली को लेकर अपने साथ घर ले आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पहले वो लोग फ्रैंक और बिल के पास जाएंगे और आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। इधर एली को उस रूम में एक किताब मिलती है और उसे पता चल जाता है कि ये सभी लोग रेडियो का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि अगर 60s के गाने अगर बज रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई मैसेज नहीं है, अगर 70s के गाने बज रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई काम है और 80s के गाने अगर बज रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई मुसीबत है। इधर रात हो जाने के बाद जोल एली को लेकर दीवार के उस पार पहुंच जाता है और वहां जाकर एक सोल्जर उन्हें आगे जाने से रोकता है और वो सोल्जर और कोई नहीं बल्कि जोल का फ्रेंड ली है
ली सभी को चेक करने लगता है और देखता है कि वो लोग इन्फेक्टेड है कि नहीं। पर जब ली एली को चेक करता है, पर तभी एली ली के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिसके बाद ली उस पर अपनी बंदूक तान देता है। और ये सीन देखकर जोल को वही 20 साल पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है जहाँ एक सोल्जर ने उसकी बेटी को मार दिया था। ये सब याद आते ही जोल ली के ऊपर अटैक कर देता है और उसका मुंह फोड़ देता है। ये देखकर एली और टेज दोनों शॉक हो जाते हैं और जिसके बाद वो सारे सोल्जर उनकी तरफ आने लगते हैं और फिर जोल ली का गन लेकर उन दोनों के साथ आगे चला जाता है। और इसी के साथ द लास्ट ऑफ अस का पहला सीजन का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।